हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ ही शुरू हो गया था। जैसे ही यूनानियों ने अपने भारत पर आक्रमण किया था, उसके साथ ही ये व्यापार भी हमारा स्टार्ट हो गया। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता रहा है, जिसमें एक मार्ग है। देखिए, एक मार्ग मैं मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक मार्ग था जो आपका फारस की खाड़ी, ये जो आपका देखिए ये इंडिया है, ये अरब प्रायद्वीप है। तो ये फारस की खाड़ी तक, जो फारस की खाड़ी यहाँ पर है, मैं बताती हूँ। फारस की खाड़ी यहाँ पर है ये। तो यहाँ फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते होता था। देखिए, यहाँ से लेके ये फारस की खाड़ी में यहाँ समुद्र के रास्ते यहाँ तक हो रहा है। फिर उसके बाद में फिर इराक और ईरान आ जाते हैं। ये इराक वाला क्षेत्र है, ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर इराक है। तो फिर ये इराक और तुर्क होते हुए होकर ये ज़मीन के रास्ते यहाँ से फिर ये यहाँ से एंट्री करता था, इराक और तुर्क में होते हुए ज़मीनी रास्ते पर जाता था। वहाँ से फिर ज़मीनी रास्ते पर आगे समुद्र के जरिए फिर यहाँ से फिर समुद्र में जाते हुए, सपोज करो ये फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता था। ये समुद्र में फिर समुद्र में जाते हुए वेनिस और जिनेवा तक जाता था। फिर यहाँ से यह वेनिस है और यहाँ जिनेवा है, यहाँ तक ये व्यापार होता था। एक दूसरा मार्ग भी था जो लाल सागर होकर था। जैसे ये दूसरा मार्ग है आपका, यहाँ ये लाल सागर है और ये लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर तक जाता। और भूमध्य सागर से फिर ये लाल सागर होकर मिस्र के यहाँ पर सिकंदरिया है, इस जगह पर फिर ये स्थल मार्ग में जाता था। यहाँ पर सामान उतार के फिर ये अपने सामान फिर समुद्री मार्ग से वेनिस और जिनेवा ये चले जाते। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर हुआ कि ये हमारे दो रास्ते हो गए। एक तो ये फारस की खाड़ी तक, पहले तो समुद्र के मार्ग से, फिर तुर्क होकर ये ज़मीन, इराक और तुर्क होकर ये ज़मीनी रास्ते पे, फिर ये समुद्री रास्ते से होते हुए आपका वेनिस और तुर्क जाता था। एक दूसरा जो रास्ता था वो आपका लाल सागर होते हुए यहाँ पर सिकंदरिया है मिस्र का, यहाँ स्थल पर ये रुकते थे और फिर यहाँ से फिर ये बात जाते। अब क्या हुआ, एक तीसरा भी रास्ता था, लेकिन वो कम यूज होता था। तीसरा रास्ता क्या था कि जैसे यहाँ से ये आपके मध्य एशिया से स्टार्ट हुआ, मध्य एशिया से स्टार्ट होके और ये यहाँ तक जा रहा है। लेकिन ये बहुत कठिन रास्ता था, तो इस रास्ते को कम ही यूज किया जाता है। ये दोनों ही रास्ते मुख्य रूप से यूज होते थे, ये दोनों ही रास्ते यूज होते थे। अब क्या हुआ, एशिया का अधिकांश व्यापार अब देखिए, यहाँ भी अरब हो गया, यहाँ पे तो अधिकांश व्यापार किसके हाथ में हो गया, अरब वासियों के हाथ में हो। जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार, और यहाँ का देखिए, ये तो स्थलीय मार्ग इधर की साइड का ये हो गया आपके अरब के हाथ में, और जो भूमध्य सागर के पास में जो व्यापार था वो उस पर इतावलियों का व्यापार का एकाधिकार था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि ये व्यापार किस लिए महत्वपूर्ण था, इसकी सबसे मुख्य जो रीज़न है वो क्या था कि यहाँ पर बहुत अधिक ये यूरोपीय क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती थी और इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो खाने के लिए ये जो सर्दियों में ये अपने मांस को संचित करके रखती थी। उसको टेस्टी बनाने के लिए गरम मसालों की इनको बहुत अधिक आवश्यकता थी। और गरम मसाले आपके यहाँ से देखिए, इंडोनेशिया, जकार्ता, आपके दक्षिणी भारत है, यहाँ पर काली मिर्च और गरम मसालों का बहुत अधिक उत्पादन। तो ये पूर्वी एशिया के साथ में व्यापार होता था इनका। अब क्या हुआ, अब ये 1553 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क था वो संपर्क समाप्त हो गया।
तो जो संपर्क था वो समाप्त हो गया और तुर्कों के अधीन क्या आ गया था, ये जो मार्ग थे वो तुर्कों के अधीन आ गए। उन्हें यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। किन्होंने? तुर्कवासियों ने। पहले वेनिस जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। पहले तो क्या था कि वेनिस और जिनेवा ने मतलब इसके साथ व्यापार पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ था, इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र थे, जिस समय यूरोप के नवीन राष्ट्र बने थे, यहाँ पर ये रहे पुर्तगाल, पुर्तगाल, यहाँ पर पुर्तगाल है और यहीं पर स्पेन है। तो उनको बहिष्कृत कर दिया। लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूर्व के साथ व्यापार करने को ही ये ललायित रहते थे। तो ये लोग क्या थे, ये हमेशा भारत के साथ व्यापार करने के लिए ललायित रहते थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और कम जोखिम भरे रास्ते ढूंढने प्रारंभ कर दिए। अब नए रास्तों की खोज होने लगी। कुछ इसमें पुनर्जागरण में भी नवीन रास्तों को खोजने की शुरुआत वहीं से हो गई थी। ये लोग क्या करते थे, अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने तथा तुर्कों के झगड़े से बचने के लिए पूर्व के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहा। अब ये नहीं चाह रहे थे कि ये अरब होके आए, तो इसलिए नए रास्तों को खोजना इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें सबसे जो मुख्य कारण था, 15वीं सदी के में एक क्या हुआ, जो जहाजरानी निर्माण हुआ और वहाँ पर कुतुबनुमा मतलब दिशा सूचक का भी आविष्कार हो गया और नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाली सबसे आगे थे। पुर्तगाल के जो राजा थे, क्या नाम था उनका, प्रिंस हेनरी। जो प्रिंस हेनरी थे, उन्होंने काफ़ी इस कार्य के लिए काफ़ी प्रयास किया था। पुर्तगाली और स्पेनियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ कर दिया, कि नई नई खोजें प्रारंभ कर दी हैं। पुर्तगाल के जो एक यहीं के एक पुर्तगाल के एक थे, कह सकते हैं, खोजने की शुरुआत कर दी। प्रिंस हेनरी नेविगेटर ने दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कर लिया। एक थे बार्थोलोमो डियाज, एक यात्री थे बार्थोलोमो डियाज। उन्होंने क्या 1487 में उत्तरामासा की मतलब ये व्यापार के राजमार्ग के लिए खोज में निकले। यहाँ से ये निकले और यहाँ से ये निकल कर यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक आंधी तूफान होने की वजह से चक्कर काटकर ये भारत तक पहुँचने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे और ये इसीलिए इनको तूफानी अंतरीप कहा। उसके बाद में इन्हीं के रास्ते पे 1494 में वास्को डी गामा 1494 में कोलंबस क्या कहे, भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए थे। और उसके बाद में 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले और उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। इन सभी नवीन खोजों का एक ही मात्र उद्देश्य था, व्यापारी मार्गों की जानकारी प्राप्त करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना। उसके बाद में क्या होता है, भारत में जब इन्होंने ये उत्तर अंतरिक्ष से होते हुए ये भारत के लिए आ रहे थे, तो यहाँ पर ये पहुँचे सबसे पहले मालाबार तट। देखिए ये आपका भारत है, ये कालीकट है और यहाँ के कालीकट के ये मालाबार तट है और इस पर इन्होंने सबसे पहले ये पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मालाबार तट। यहाँ पर ये सबसे पहले पहुँचे
और कालीकट और कोचीन तथा गुजरात के जो भड़ौच कैम्बे इस टाइम पे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कालीकट, देखिए कालीकट है, कालीकट, केम्बे और ये गुजरात का भड़ौच। कालीकट और कोचीन, ठीक है, ये मतलब व्यापार के उस टाइम पे प्रमुख बंदरगाह थे। ये पश्चिमी देशों के साथ ही भारत का व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ से लाल सागर और फारस की खाड़ी होकर जो पश्चिमी देशों को जो देशों के लिए जो माल भेजा जाता था, जैसे सूती कपड़ा है, नील, मसाले, जड़ी बूटियाँ, इस समय गुजरात से भारी मात्रा में, यहाँ से देखिए भड़ौत से, यहाँ से भारी मात्रा में क्या भेजा जाता था, कपड़ा भेजा जाता था। और ये जो काम करते थे, एक चेट्यार समुदाय था जो कोरोमंडल में था, यहाँ कोरोमंडल है, यहाँ पर एक चेट्यार समुदाय था, उसका इस पर एकाधिकार था। अब बंगाल की खाड़ी के जो सारे क्षेत्र थे, जैसे कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी भूमिका रहती थी। किसकी? चेट्यार समुदाय की। इस व्यापार में उनके साथ एक दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समुदाय था, चूलिया मुसलमान। एक दक्षिण पूर्व का एक व्यापारी वर्ग था, चूलिया मुसलमान। अब भारत में यूरोपियों के से आने के क्रम में अगर देखा जाता है तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। सर्वप्रथम जो भारत में आने वाले पुर्तगाली थे, फिर डच थे, फिर अंग्रेज थे, फिर डेनिश थे, फिर फ्रांसीसी थे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों का आगमन। तो पुर्तगालियों के आगमन के लिए 1498 में वास्को डी गामा जो आए थे, मैंने बताया था, कप्पड़ डामू जो कालीकट पहुंचे थे, और 1500 से उसके बाद में, और इनका जो सहयोग किया था, यहाँ पर आए थे, और इनका जो सहयोग किया था वो सहयोग किया था एक अब्दुल मनिक। क्या नाम था उसका? अब्दुल मनिक, एक व्यापारी था। इसने वास्को डी गामा की सहायता की थी। और ये वास्को जो एक गुजरात व्यापारी था। और देखिए 17 मई कह सकते हैं आप, 17 मई और 1498, तो ये कालीकट पहुंची थी। कालीकट में जो पहले से जो यहाँ पर जो कालीकट में जो पहले से जो अरब व्यापारी बसे हुए थे, तो उन्होंने इनके साथ इनको प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं दी। और जमूरिन को भी भटका, जो राजा वहाँ का जो राजा था जमूरिन, उसको भी इन्होंने भटका दिया। उसके बाद में जमूरिन ने फिर भी इनका हार्दिक स्वागत किया, और साथ में इन्हें मसाले, जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने की आज्ञा भी दी थी। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी थी उस टाइम पे लिस्बन, कुछ समय के लिए समस्त यूरोप में व्यापार का केंद्र बन गई। जो यहाँ से जो भी सामान लेके जब वास्को डी गामा वापस अपने देश पुर्तगाल पहुंचा, तो वहाँ पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। जो लिस्बन जो राजधानी थी वो क्या हुए कि मतलब कुछ समय के लिए मतलब व्यापार यूरोपीय व्यापारों का केंद्र बन गई थी। अब वहाँ का जो शासक था मैनुअल प्रथम,
मैनुअल प्रथम था, वहाँ का जो शासक था मैनुअल प्रथम द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अब उसके बाद में जब इसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ने लगा तो क्या हुआ, 1500 में एक जो आए थे पेड्रो कैम्ब्रिज एक द्वितीय मतलब पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। उसने भी कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़ लिया और जबोरिन को वो उसको उपहार में दे दिया। तो 1502 में फिर 1502 में फिर से वास्को डी गामा भारत आया, क्योंकि उसको 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था तो उसकी इच्छा और हुई और वो दोबारा से भारत में आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की और 1504 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। फिर उसके बाद में 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा ये भारत में आए। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, वायसराय बनकर ये भारत में आए थे। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्होंने ही भारत में कौन सी रक्षा जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। किसने की थी? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। और उन्होंने संयुक्त मुस्लिम बेड़े जैसे गुजरात है, अब कई जो मुसलमान थे उन्होंने जैसे गुजरात, मिस्र और तुर्क इन तीनों को मिलाकर इनको ब्लू वाटर पॉलिसी की और गुजरात, मिस्र और तुर्क की जो उनको चोल के समीप इन सबको पराजित किया और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, या मतलब शांत जल की नीति को इन्होंने ही लागू किया। अल्मीडा को 1505 में संयुक्त मुस्लिम और इसमें ही अल्मीडा का जो एक पुत्र था वो मारा गया था। 1509 में संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित करने के विजय ईसाई जगत की जो नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित इन्होंने कर ली और हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। जो अरब सागर था वो पुर्तगाली सागर के रूप में स्थापित हो गया। अब आते हैं जो अगले गवर्नर जो आते हैं, वायसराय आते हैं। अल्मीडा के बाद में आते हैं अबुकर्क, जो 1509 से लेके 1515 तक होते हैं और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन को ही बनाया था, जहां इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी। कब खोली थी? 1503 में। तो 1503 में जब इन्होंने पहली फैक्ट्री यहाँ पर खोली थी तो इसी को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। और 1510 में बीजापुर के आदिल शाह, बीजापुर में उस समय आदिल शाह सुल्तान था, तो उनको पराजित करके इन्होंने गोवा को जीत लिया। और उसके बाद में गोवा की विजय के बाद में इन्होंने नौसैनिक मतलब एक मोहर लगा दिया कि हमारी नौसेना सबसे श्रेष्ठ है। इसके साथ ही भारत के जो क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अबुकर्क ने 1511 में दक्षिणी पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी जो थी मलक्का, दक्षिण पूर्वी एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, उस पर अपना अधिकार नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर एक हरमुज था। 1515 में जो फारस की खाड़ी थी, देखिए फारस की खाड़ी में आपको दिखाती हूँ, हरमुज, ये रहा फारस की खाड़ी में ये हरमुज था। तो यहाँ पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।
देखिए हरमुज पे भी कर लिया, मलक्का थी वहाँ पर भी इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये तीनों ही नगर सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर पाए। तो देखिए कौन से क्षेत्र को इन्होंने नहीं जीत पाया, जो अदन है ये वाला, क्योंकि ये पूरी तरह से हिंद महासागर अरब सागर पर पूरा अधिकार जमा चुके थे, लेकिन ये अदन को नहीं जीत पा रहे थे। और जिसको अदन क्या था कि अगर यहाँ पर तुर्कों का अधिकार था, तो अगर इन्होंने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वो पूरी तरह से लाल सागर के व्यापार पर ये अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता। अब जो वास्तविक अबुकर को वास्तविक संस्थापक इसलिए भी कहा जा सकता है कि उन्होंने पुर्तगाली आबादी बसाना चाहा था और उन्होंने अपने जो पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की भी अनुमति दी थी। और इसके बारे में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अबुकर्क ने सती प्रथा बंद कर दी थी। और अगर बुरी बात देखी जाए तो अच्छी बात तो ये थी कि इसने सती प्रथा को बंद कर दिया था, और बुरी बात देखी जाए तो इसने मुसलमानों को बहुत अधिक तंग किया। तो इन्होंने मुसलमानों को बहुत अधिक तंग किया था। उसके बाद में 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कि अगला जो शासक बनता है नीनो डी कोहा, जो वायसराय बनकर भारत में आया। ये प्रमुख अबुकर के बाद में जो प्रमुख वायसराय था वो यही था, जो 1503 में इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी अपनी कोचीन थी उससे ट्रांसफ़र करके इसने अपनी राजधानी को गोवा बनाया। और सेथोमा कहा था मद्रास में, और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाना इसने स्टार्ट किया था। उसके बाद में इसने कई क्षेत्र और जीते, जैसे बेसिन है, द्वीप है, इन क्षेत्रों को भी इसने अपना अधिकार दी। अभी इसका बेसिन के उसमें समझौते को लेकर इसका एक गुजरात का एक शासक था, गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसका मतभेद हो गया। और इस मतभेद के कारण ही इन दोनों में कहते हैं इस झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिर गया और डूबकर मर गया था। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे, यहाँ ये डॉट डॉट हैं, ये धीरे धीरे करके पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कुछ अन्य तथ्य हैं। एस्ट्रादो दा इंडिया मतलब पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य, जो साम्राज्य था, ये डॉट डॉट वाला है, ये पुर्तगाली ही साम्राज्य था। और कार्टेज क्या था, जो आर्मेडा ने व्यवस्था इसको ये एक तरह का कार्डेज जो था वो परमिट था, जो समुद्र में भी जो भी व्यापार करेगा, यहाँ पर जो भी व्यापार करता था उसको ये टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि अकबर ने भी पुर्तगालियों को ये टैक्स दिया है। उसके बाद में क्या होता है, अब देखिए पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ अपनी बस्ती बसाई थी। जैसे देखो कोचीन को पहले बनाया, उसके बाद में कालीकट है ना, कोचीन, कालीकट, उसके बाद में आपका गोवा को किसने बनाया था, नीनो डी कुन्हा ने कोची से गोवा अपनी राजधानी बनाई थी। बॉम्बे, वेशिन के युद्ध में ही उस मतभेद को होके बाद गुजरात के जो शासक थे उनसे मतभेद हुआ, गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, समुद्र में डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, और हुगली पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देखिए समुद्री साम्राज्य था उसको एस्तादो इंडिया कहा जाता था, और कार्टेज आर्मेडा जो काफिला व्यवस्था थी उसमें ये था सागर का स्वामी। पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते थे कि सागर के हम स्वामी हैं, जो भी यहाँ सागर से ले जाएगा उसे कार्टेज मतलब परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था।
और कार्टेज की शुल्क देनी पड़ती थी। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत बहुत अधिक शक्तिशाली थी। भारतीय अरबी जहाज़ों को काली मिर्ची और गोला बारूद ले जाने की कोई भी अनुमति नहीं थी। अब देखिए, इसके बाद में पुर्तगालियों इनके पुर्तगालियों का जब प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ा और इनको 1595 कह सकते हैं हम, 1595 तक इनका प्रभुत्व बहुत अधिक रहा। उसके बाद में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने इस साम्राज्य को समाप्त किया था। अब इनका क्या परिणाम रहा था, तो सबसे पहले देखिए 1560 में इन्होंने गोवा में, जो गोवा है यहाँ पर 1560 में देखिए ये गोवा है, गोवा में 1560 में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आएगा ब्रिटिश कंपनियों का डच का आगमन। और ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही भारत में की थी। तंबाकू, आलू है, मक्का है, ये भारत लेके आए थे। और इसके बाद में लीची, काली मिर्च, संतरा और पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौसैनिक शक्ति को महत्व दिया गया। इसके बाद हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। ये हॉलैंड के निवासी थे और इनका पहला अभियान 1995 में ये आपका भारत में पहुंचा था। सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा में जो बांटम के राजा के साथ इनकी संधि हुई और इस दल को सफलता मिली। उसके बाद में 1502 में विभिन्न डच कंपनियों ने मिलकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। 1602 में कई कंपनियों ने मिलकर यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना की। और इसने 21 वर्षों तक क्या किया, 21 वर्षों तक भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण और विजय करने के संबंध में ये स्थापित रही। इनका जो मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा था वो इंडोनेशिया को ही इन्होंने अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया था। देखिए ये इंडोनेशिया और जकार्ता इनके मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, ये डच जो नौसेना बोदिगेन ने 1605 में मुसलीपट्टम मतलब कोरोमंडल, अब देखिए यहाँ पे है मुसलीपट्टम, देखिए ये रही मुसलीपट्टम में देखिए जो मुसलीपट्टम है, तो ये मुसलीपट्टम में अपनी पहली कोठी स्थापित करते हैं। इंडोनेशिया ने इनको हराकर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। जकार्ता को भी इन्होंने जीत लिया और बेटेविया नामक नगर बसाया था। लंदन और हैग मतलब हॉलैंड की राजधानी में भी हुए सम्मेलन में 1611, 1613, 1615 में डचों और अंग्रेजों के बीच में महत्वपूर्ण संधि रही थी, लेकिन 1623 में इन दोनों में मतमुटाव प्रारंभ हो गया था। तो देखा जाए तो डच नौसेना ने मतलब 1605 में मुसलीपट्टम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी फैक्ट्री जो थी
पैत्तोपोली पैत्तोपोली में स्थापित की, सॉरी पुलिकट में स्थापित की। और इसको अपना मुख्यालय बनाया। फिर उसके बाद में और यहीं पर डचों ने एक स्वर्ण सिक्का पैगोडा, कहाँ पर, मछलीपट्टनम में पैगोडा ढालने की शुरुआत की थी डचों ने 1616 में। अब देखिए यहाँ पर फिर ये सूरत गए और 1616 में इन्होंने सूरत में, और 1641 में बिमलीपट्टनम, 1600 बिमलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में अगर देखी जाए तो बंगाल में जो सबसे पहली जो फैक्ट्री इन्होंने पीपली में स्थापित की थी। आप इतना ज़्यादा उसमें ना जाइए, ठीक है। अब देखिए 5 में डचों ने अम्बाला जीता, मसाला पुंज पर अधिकार कर लिया। 1619 में जकार्ता नगर बसाया था। उसके बाद 1632 में अम्बाला से जापानियों व अंग्रेजों की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने डचों को सीमित करना शुरू कर दिया 1623 के बाद। फिर 1656 में डचों ने सीलोन जीत लिया और 1671 में मालाबार में स्थित किलों को भी इन्होंने जीत लिया। पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान विष्णु मतलब भगवान वेंकटेश्वर के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए थे। कहाँ से? पुलिकट से। मैंने अभी बताया, देखिए पुलिकट आपका ये रहा पुलिकट से इन्होंने भगवान विष्णु से भगवान विष्णु के नाम के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद में भगवान विष्णु के सिक्के जारी किए थे। 1769 में बेदरा का युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेजों में और बेदरा मतलब बंगाल के युद्ध में डच पराजित हो गए। अगर देखा जाए भारत में जो भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। 1741 में कोलाचेल युद्ध में देखिए किसमें, कोलाचेल युद्ध में ये पराजित हुए। और देखिए 1825 में डचों ने फ्रांसीसियों से एक संधि कर ली और इंडोनेशिया की अदला बदली कर ली। 1514 में ये फ्रांस ये आंग्ल डच संधि के लिए ये बेबस हो गए। इसके बाद में हमारी अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां रह जाती हैं, वो हम अगले टॉपिक में उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, धन्यवाद।